हेलो, नमस्कार बच्चों। हमने आपकी आरोह भाग 2 के पाठ विष्णु खरे जी का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, पिछले वीडियो में हमने उनका विष्णु खरे जी का जीवन परिचय देखा था। आज हम थोड़ा सा उनके पाठ का प्रतिपाद्य और सारांश देखेंगे। उन्होंने जो लेख लिखा है, वास्तव में वो लेख चैपलिन जी की किस विशेषता को प्रमुख रूप से उजागर करता है। तो हम प्रतिपाद्य में देख लेते हैं बच्चों कि जो चार्ली चैपलिन थे, हमको इतना तो पता है कि वो हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक थे। तो चार्ली चैपलिन हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक पर लिखे इस पाठ में उनकी विशेषताओं को लेखक ने बताया है कि उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। मतलब जो अभिनय वो करते थे चार्ली, उसमें करुणा के साथ साथ हास्य का तत्व भी होता था। लेखक इस पाठ में हमें ये बताते हैं कि भारत जैसे देश में सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। मतलब सिद्धांत के तौर पर अगर हम माने या रचना की दृष्टि से देखें तो अभी तक जितना भी साहित्य लिखा जा चुका था, लेखक कहते हैं कि भारत में ऐसा कोई सिद्धांत हमें देखने के लिए नहीं मिला कि किसी रचना में या किसी कृति में हास्य और करुणा दोनों रस देखने के लिए मिले। तो लेखक कहते हैं कि इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि कला जो है वो स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। मतलब कला किसी भी नियम या किसी भी सिद्धांत के बंधन में नहीं बनती। जो चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता वो हमें बताती, चार्ली चैपलिन किस प्रकार पूरे देश विदेशों में, पूरे दुनिया में, संसार में लोकप्रिय थे। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। मतलब लेखक ये बताना चाहते हैं इस पाठ में हमें कि जो चैपलिन हैं, चार्ली चैपलिन, उनके जैसे बहुत सारे कलाकार हुए हैं, हास्य कलाकार, लेकिन जिस तरह से चैपलिन को हर देश में पसंद किया गया, हर उम्र के लोगों ने पसंद किया, हर स्तर के, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, हर स्तर के दर्शकों ने पसंद किया, वैसे कोई भी हास्य कलाकार आज तक इस तरह से सबकी पसंद नहीं बन पाया। तो इसका कारण लेखक कहते हैं कि शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। मतलब हम अपने आप को चार्ली में देखने लग जाते हैं, या फिर हम कहें कि अपने आप में हम चार्ली को देखने लगते हैं। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। मतलब जो चार्ली हैं हमारे, चार्ली चैपलिन, लेखक कहते हैं कि वो किसी भी दृष्टिकोण से हमें विदेशी या दूसरे देश के कलाकार नहीं लगते। वो लगता है कि हमारे ही बीच के हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें पाने लगते हैं। सारांश देख लेते हैं बच्चों हम इस पाठ का सारांश जो है, क्योंकि लेख थोड़ा लंबा है तो पाठ के सारांश से हमें पाठ की जो प्रमुख बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। लेखक बताते हैं कि लेखक ने जब ये लेख लिखा, जिस समय चार्ली चैपलिन पर ये समीक्षा लिखी, तो लेखक बताते हैं कि महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई। जन्मशती का मतलब होता है बच्चों जन्म के 100 वर्ष पूरे होना। तो उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे जिस समय लेखक ये लेख लिख रहे थे। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। और उसी साल लेखक कहते हैं कि उनकी जो पहली फिल्म बनी थी मेकिंग अ लिविंग, उसके भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चार्ली की जन्मशती मनाई गई। उन्होंने लगभग 25 वर्ष की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था और जिस समय
उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो उसी समय उनकी पहली फिल्म के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। और लेखक का कहना है कि इतने सालों से जो चार्ली है वो पूरी दुनिया को मुग्ध कर रहा है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है लंबे समय से। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की ओर अग्रसर हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो चार्ली की फिल्में हैं वो विकासशील देशों में भी लोकप्रिय हो रही हैं। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची। मतलब बहुत सारी, अभी लेखक कहते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी भी फिल्में हैं या ऐसी बहुत सारी रीलें हैं जो इस्तेमाल नहीं की गई हैं और अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश है। मतलब जितना लिखना चाहिए था उतना अभी तक चार्ली के ऊपर लोगों के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो अगले 50 सालों तक चार्ली के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जाएगा, ऐसा लेखक बताते हैं। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। भावना और बुद्धि दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। भावना जब हम हृदय से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और बुद्धि जब हम दिमाग से सोचते हैं। तो चार्ली की जो फिल्में हैं वो पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर आधारित हैं। जो उन्होंने महसूस किया, जो अनुभव किया अपनी फिल्मों में, उसी को उतारा। उनकी फिल्मों में बुद्धि या दिमाग नहीं लगाया गया है। उनकी कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं लेखक ने: मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रवंशील, लास्ट ईयर इन मरियनबर्ग, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों को आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। मतलब लेखक ये बताना चाहते हैं कि चार्ली की जो फिल्में रही हैं, एक साधारण से साधारण आदमी भी उतना ही आनंद लेता है उनकी फिल्मों का जितना कि आइंस्टाइन जैसा महान प्रतिभाशाली आदमी उसका आनंद लेता है। कहने का मतलब ये है कि चार्ली की जो फिल्में हैं उनको हर स्तर का व्यक्ति देखता है और हर स्तर का व्यक्ति पसंद करता है। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने से मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि एक समय ऐसा होता था जो फिल्में बनती थी वो केवल उच्च वर्ग के लिए बनती थी और निम्न वर्ग का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन चार्ली ने जब फिल्में की या चार्ली ने फिल्मों में जब अभिनय किया तो चार्ली की फिल्में आम जनता तक पहुंची और चार्ली ने फिल्मों को एक निम्न स्तर के लोगों तक भी पहुंचाया। तो यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यदि वर्ग व्यवस्था की बात लें हम तो समाज में प्रमुख रूप से 2 वर्ग माने जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो यहाँ पर चार्ली की फिल्मों ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों को एक कर दिया। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो हमारे भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में भी जो ब्राह्मण होता है वो अपने आप को सबसे ऊंचे वर्ण में मानता है, सबसे उच्च वर्ण का मानता है। तो एक प्रकार से हम कहें कि वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का मतलब ये है कि जाति पाति के बंधनों को भी उन्होंने तोड़ा अपनी फिल्मों के माध्यम से और एक आम नागरिक तक, एक आम व्यक्ति तक अपनी फिल्मों को, अपनी फिल्म कला को उन्होंने पहुंचाया। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है। मतलब लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो चैपलिन की फिल्में हैं वो हमें ये बताती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि, मतलब हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो चैपलिन की फिल्में ये बताने की कोशिश करती हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है अपने जीवन में और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलत होता है, कोई ना कोई कमजोरी होती है। आगे इसमें लेखक चैपलिन के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि चैपलिन परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे।
मतलब चैपलिन की जो माँ थी वो अपने पति द्वारा छोड़ी गई या एक तलाकशुदा स्त्री थी और स्टेज पर अभिनय किया करती थी, स्टेज पर साइड रोल किया करती थी। उन्होंने भयानक गरीबी व माँ के पागलपन से संघर्ष किया। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बहुत अधिक गरीबी देखी और अपनी माँ के पागलपन को भी देखा और उसके साथ काफ़ी संघर्ष भी किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो बहुत अमीर वर्ग के लोग होते थे और सामंत वर्ग के लोग होते थे, राजाओं के मंत्री वगैरह जो होते थे, उनसे उन्हें काफ़ी अपमान भी झेलना पड़ा। उन्होंने उनकी काफ़ी बेइज्जती की। इनकी नानी खानाबदोश थीं और पिता यहूदी वंशी थे। खानाबदोश का मतलब होता है बच्चों घुमंतु जीवन, जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा लेखक ने बताया है कि जो चैपलिन की जो नानी थी वो घुमंतु जीवन वाली थी, खानाबदोश, जिनको हम भारत में बंजारों के नाम से भी जानते हैं, तो वैसे घुमंतु जीवन था। और पिता यहूदी वंशी, और उनके जो पिता थे वो यहूदी वंश के थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया। तो चैपलिन चूँकि अपने नानी के ख़ानदान से भी उनका थोड़ा सा असर आया हुआ था, तो चैपलिन का जो जीवन था वो भी घुमंतु जीवन बना रहा। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। मध्यवर्गीय, जो आजकल समाज में एक और वर्ग उभर कर आया है सामने, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तो होते हैं, एक मध्यम वर्ग भी होता है जो कि निम्न वर्ग के समान जी नहीं सकता और कहीं ना कहीं वो उच्च वर्ग की नकल करने की कोशिश करता है। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि चार्ली की फिल्में इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद भी, बाद में उनके पास पैसा आ जाने के बावजूद भी, उन्होंने कभी अपने जीवन में मध्यम वर्ग या बुर्जुआ या उच्च वर्ग के लोगों के जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। मतलब उनके अंदर अहंकार कभी भी बिल्कुल भी छू न सका। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य की स्थितियाँ थोड़ी सुधरती हैं, मनुष्य के पास पैसा आने लगता है या मनुष्य थोड़ा अमीर होने लगता है, तो तुरंत वो उच्च वर्ग के लोगों का जीवन अपनाने लगता है। तो चार्ली ने ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। मतलब चार्ली की जो अभिनय कला थी, इतनी गहराई थी उसमें कि उसको देख करके जो फिल्म के समीक्षक हुए, जिन्होंने फिल्म की समीक्षाएं लिखी हैं, या फिल्म कला के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना कि कला जो है वो सिद्धांत में बंधी हुई नहीं है। सिद्धांत जो हैं वो कला को जन्म नहीं देते। कोई भी थ्योरी, हम कोई भी सिद्धांत कला के लिए नहीं बना सकते, बल्कि हम ये कहें कि कला जो है, कोई भी कला हो, वो स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। मतलब जब कोई भी कलाकृति या कलाकार की कलाकृति बहुत अधिक उसमें लोगों को आनंद आता है, तो उसके अपने कुछ नए सिद्धांत बन जाते हैं, और अगर नहीं हैं तो बाद में उन्हें बनाया जाता है उन सिद्धांतों को। तो इस प्रकार से कला जो है सिद्धांतों के बंधन से मुक्त होती है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपने लगते हैं। मतलब देश काल मतलब देश मतलब स्थान और काल मतलब समय। मतलब हम कहें कि चार्ली ऐसे तो विदेशी कलाकार हैं, परंतु वो कहीं से भी किसी को भी विदेशी कलाकार नहीं लगते। अर्थात वो उन्होंने हर जगह की सीमाओं को लांघ दिया है। मतलब किसी भी दृष्टिकोण से वो किसी को भी विदेशी नहीं नज़र आते हैं। और काल मतलब समय, मतलब वो इतने पुराने समय के कलाकार हैं, लेकिन आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वो अपने समय में लोकप्रिय थे। तो उन्होंने देश काल की सीमाओं को लांघ दिया है। मतलब वो हर संस्कृति में फिट बैठते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है,
तो कभी अपने परिचित को। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जो फिल्म हम देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं या कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें किसी अभिनेता का अभिनय हमें इतना अच्छा लगता है कि हम स्वयं को उसमें देखने लगते हैं, या फिर अपने आसपास की कोई घटना हमें उस फिल्म में या सीरियल वगैरह में नज़र आने लगती है। तो लेखक यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि दर्शक उनके किरदार में, किरदार मतलब जो जिसका वो अभिनय कर रहे होते हैं, चरित्र जिस चरित्र का अभिनय कर रहे होते हैं, तो दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है। मतलब जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो अपने आप को कभी उस चार्ली के अंदर देखने लगते हैं, या कभी अपने किसी परिचित को हम चार्ली के अंदर देखने लगते हैं। चार्ली ने भावना को चुना। जैसा कि लेखक ने पहले भी बताया कि उनकी फिल्में जो हैं वो भावनाओं पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा, जो भोगा, उसे अपने अभिनय में उतारा। तो उन्होंने भावना को चुना। इसके 2 कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। मतलब उनके साथ 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिनको उन्होंने बहुत अधिक मतलब उन घटनाओं ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। तो पहली घटना थी कि जब वे बीमार पड़े थे तो उनकी माँ ने बाइबिल, जो कि आप लोग जानते ही बच्चों कि ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसमें ईसा मसीह का जीवन परिचय दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों ईसा मसीह का जीवन पढ़कर उन्होंने सुनाया था, और उसमें बताया था कि ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। मतलब जब ईसा मसीह जी को, यीशु जी को सूली पर चढ़ाया जाने लगा, तो उस प्रसंग को सुन करके, उस प्रकरण को सुन करके चार्ली की माँ भी रोने लगी और चार्ली भी रोने लगे थे। मतलब इतने भावनात्मक थे वो, मतलब भावना से जुड़े हुए थे। तो इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। तो ये प्रसंग जो उन्होंने सुना माँ के मुँह से, तो इससे उन्हें पता चला कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, मानवता क्या होती है, मनुष्य का क्या धर्म होता है। ये सारे पाठ उन्होंने इस घटना से सीखे। और दूसरी घटना जो थी चार्ली के जीवन की, उस घटना ने भी चार्ली के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। क्या घटना थी बच्चों कि उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। मतलब जो चार्ली था जब अपने बाल्यावस्था में था, बचपन में था, तो उस समय जहाँ पर वो रहता था उस घर के पास में एक कसाई खाना जानते हैं बच्चों, जहाँ पर पशुओं को काट करके उनका मांस बेचा जाता है। तो वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। मतलब उन जानवरों को मारा जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक भेड़ किसी तरह से भाग निकली उस कसाई खाने से। जो भेड़ है अपनी रस्सी तोड़ाकर भाग निकली। उसको पकड़ने वाले जो लोग थे, मतलब अब ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे कसाई खाने के लोग, क्योंकि वो भी कहीं से उन्होंने खरीद के लाए होते हैं पशु, तो उनका नुकसान हो जाता। तो वो पकड़ने के लिए कुछ लोग उस भेड़ को पकड़ने के लिए दौड़े, और पकड़ने वाले जो लोग थे 2 या 4 जो भी रहे होंगे, वो पकड़ते समय, दौड़ते समय कई बार गिरे, फिसले। तो जब कोई गिरता या फिसलता है तो जनरली क्या होता है बच्चों कि दूसरे लोग, जो देखने वाले लोग हैं, वो हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर भी वही हुआ कि जब वे लोग गिरे और फिसले तो दर्शकों के ठहाके लगे, मतलब दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। अंत में क्या हुआ कि वो भेड़ पकड़ी गई, और जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर कि मतलब अब इसको ले जाएंगे और इसको काट डालेंगे, मार डालेंगे, उसको सोच करके चार्ली अपनी माँ के पास रोते हुए गया। उसने रोना शुरू किया, अपनी माँ के पास गया। तो चार्ली ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है, उस आत्मकथा में इस घटना को स्वीकार किया है, और यह भी स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य के तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। मतलब लेखक बता रहे हैं कि चार्ली ने अपनी आत्मकथा में ये बताया है कि ये जो भेड़ वाली घटना हुई,
तो इसमें क्या हुआ कि पहले लोगों के गिरने से हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, और बाद में चार्ली को उस भेड़ के ऊपर दया आई, करुणा आई। तो इस घटना के बाद से चार्ली के अंदर करुणा और हास्य के तत्वों का एक भाव, सामंजस्य का ज्ञान उनको हुआ। लेखक इस लेख में बताते हैं कि भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है। रस का मतलब तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताती हूँ कि एक बिल्कुल साधारण सा अर्थ बताती हूँ मैं, कि जब किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमको जो आनंद, जो खुशी मिलती है, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, तो उसे हम साहित्य में रस के नाम से जानते हैं बच्चों। मतलब जो भी हमको, हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो रस के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रस होते हैं बच्चों, वो 10 प्रकार के माने गए हैं। तो जिसमें करुण रस और हास्य रस भी उनमें उनका एक प्रकार है। तो जो भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र है उसमें उसका संबंध जो है रस से है। मतलब जब तक हम किसी भी कला को देख करके कुछ अनुभव नहीं करते या उसके सौंदर्य का अनुभव नहीं करते, तो तब तक वो कला बेकार मानी जाती है, या कला या साहित्य जो है वो बेकार माना जाता है। तो जब हम किसी कला या साहित्य में किसी भाव को अनुभव करते हैं तो वो हमारे अंदर रस कहलाता है, रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति कहलाती है। परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। मतलब लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भारतीय परंपराओं में जितने भी सिद्धांत बने हैं रस के अभी तक, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पर करुण रस जो है वो हास्य रस में बदल जाए। तो यहाँ पर एक नए रस सिद्धांत की मांग की लेखक ने चार्ली के अभिनय को देख करके। तो लेखक इसमें बताते हैं कि हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है। मतलब दूसरों को देख करके, दूसरों को कष्ट में देख करके हम हंसते हैं, खुश होते हैं। लेखक इसमें कहते हैं तथा वह पर संताप से प्रेरित है। पर संताप मतलब, पर मतलब दूसरे और संताप मतलब कष्ट। तो दूसरों के को कष्ट में देख करके सामान्यतः क्या होता है कि लोग खुश होते हैं। दूसरे लोग जब दुखी होते हैं तो लोग खुश होते हैं। ये हमारे आसपास की बात होती है कि यदि हमारे आस पड़ोस का या हमारा कोई मित्र अगर बहुत खुश है तो हमको उसको खुश देख करके उतनी खुशी नहीं होती जितनी दुख में देख करके खुशी होती है। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि भारत में जो साहित्य है या जो भी कला है वो हास्य, उसमें जो हास्य है, हंसी की जो भावना है, हास्य रस जो है वो दूसरों पर है, और वो भी खास करके तब जब वह कष्ट में होता है, दुख में होता है, पर संताप से प्रेरित होता है हमारा जो हास्य होता है। और करुणा का जो भाव होता है, करुण रस जो आता है हमारे अंदर, वो अच्छे मनुष्यों के लिए होता है या कभी कभी दुष्टों के लिए भी हो जाता है। मतलब अच्छे मनुष्यों के लिए, अच्छे जो बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, वो यदि किसी कष्ट में होते हैं तो तब हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत होता है। और लेखक कहते हैं कि कभी कभार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी करुणा का भाव जागृत होता है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नज़र आती है। मतलब भारत में हम देखें, भारतीय विदूषक हम उसको कहते हैं। पहले पुराने ज़माने में जो संस्कृत नाटक या साहित्य लिखे जाते थे तो उसमें एक हंसाने वाला पात्र होता था, जिसको आजकल हम लोग इंग्लिश में जोकर भी बोल देते हैं। तो जो जोकर होता है उसको भारत के संस्कृत नाटकों में विदूषक कहा जाता है। तो जो विदूषक होता था संस्कृत नाटकों में, वो कभी भी अपने ऊपर नहीं हंसता था, और अपने ऊपर हंस करके दूसरों को हंसाना ऐसा उसके अंदर नहीं होता था। जबकि हम चार्ली में देखते हैं तो चार्ली में हमको भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। चार्ली को भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया, मतलब बड़े पैमाने पर लोग पसंद करते हैं। तो हास्य कब करुणा में बदल जाएगा, करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी,
और इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। मतलब लेखक ये बताते हैं कि भारत में चार्ली को बहुत ही व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं चार्ली को पसंद करते हैं और भारत की जनता जो है इस बात से अपरिचित है, मतलब अनजान है। वो नहीं जानती कि हास्य कब करुणा में बदल जाएगा। मतलब हंसी आते आते कब हमें अंदर से करुणा का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, या करुणा कब हमारे अंदर हंसी में परिवर्तित हो जाएगी। इसके पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से हम अनजान हैं, हम इसमें नहीं जानते। लेकिन फिर भी भारतीय जनता ने चार्ली को ठीक उसी तरह से स्वीकार किया है जिस तरह से बतख पानी को स्वीकार करती है। बतख पानी में रहकर पानी में ऊपर तैरती रहती है। बतख पानी के अंदर भी रह सकती है, बाहर भी रह सकती है। तो इस तरह से भारतीय जनता ने भी चार्ली को स्वीकार किया है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। मतलब जैसी परिस्थितियाँ यदि हम देख लें, परिस्थितियाँ कैसी हैं, परिस्थितियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चार्ली है, अरे वो तो चार्ली है, ऐसा कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, मतलब जोकर समझता है। भारत में लेखक बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे को, मतलब हर दूसरे व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में वो विदूषक या जोकर समझने लगता है, इसलिए उसको चार्ली भी कह देता है कि ये चार्ली है। तो लेखक बताते हैं कि मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। मतलब लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो ईश्वर के हाथों की एक प्रकार से कठपुतली भी बोल सकते हैं हम इसको, या नियति मतलब भाग्य का विदूषक है। मतलब ईश्वर हमको जैसा चाहे वैसा रख सकता है। ईश्वर हमारी जैसी परिस्थितियाँ चाहे वैसी परिस्थितियाँ हमारे लिए ला सकता है। तो हम कभी अपने आप पर हंसते हैं, कभी रोते भी हैं। तो हास्य और करुणा दोनों देखने के लिए मिलती है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। मतलब महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन दोनों का मतलब दोनों के जो विचार हैं वो काफ़ी मिलते जुलते थे, तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। दोनों चाहते थे, गांधी जी भी और जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि कभी उनको चार्ली का साथ मिले। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। तो चार्ली का ये जो अभारतीय सौंदर्य शास्त्र, मतलब यहाँ का न होते हुए भी उसके अभिनय की जो सुंदरता थी, उसके अभिनय को जो लोग पसंद कर रहे थे, इतने सारे विशाल स्तर पर लोगों के द्वारा चार्ली के अभिनय को जो पसंद किया जा रहा था, उसको देख करके ही जो राज कपूर हमारे फिल्म अभिनेता हुए हैं, भारतीय फिल्मों के अभिनेता, उन्होंने चार्ली जैसे अभिनय को अपनी फिल्म आवारा और श्री 420 में उतारा है। राज कपूर की इन फिल्मों से पहले भारत में जितनी भी फिल्में बनी, तो उसमें जो फिल्मी नायक होते थे, हीरो जो होते थे, वो कभी भी अपने ऊपर नहीं हंसते थे, या फिल्मी नायक जो होते थे अपने ऊपर नहीं हंसते थे, या फिल्मी नायकों पर हंसी नहीं होती थी। लेकिन जब राज कपूर ने ये आवारा और श्री 420 फिल्में जो बनाई, तो इसमें नायकों को अपने ऊपर हंसने की परंपरा शुरू हुई, बिल्कुल चार्ली के जैसे। तो फिर उसके बाद तो ऐसी फिल्मों का सिलसिला काफ़ी कुछ चल पड़ा। तो राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, इन सब ने भी चैपलिन जैसे किरदार निभाए। मतलब कई फिल्मों में चैपलिन जैसा अभिनय किया। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। हम देखते हैं बच्चों कि चार्ली की फिल्में जब भी हम देखते हैं तो उसमें भाषा नहीं होती है, मतलब वो बातचीत नहीं करते हैं। वो जो फिल्में होती हैं मूक फिल्में होती हैं, वो केवल अपने हाव भाव और मतलब चेहरे से, हाथ पैर से अभिनय करते हैं।
तो इसलिए उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है, मतलब मनुष्य का स्वरूप अधिक हमको उसमें देखने के लिए मिलता है। और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। सार्वभौमिकता मतलब वो सभी जगह, सभी देशों में, पूरे विश्व में देखने के लिए मिलती, उनकी फिल्में जो हैं पसंद की जाती हैं। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं। चिर मतलब हमेशा, युवा मतलब जवान। तो चार्ली को हम जब भी फिल्मों में देखते हैं तो वो हमेशा जवान ही नज़र आते हैं, युवा ही नज़र आते हैं, तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस भी संस्कृति के लोग उनके अभिनय को देखते हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई विदेशी कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने हैं। तो इस तरह से लेखक इसमें बताते हैं कि चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। चार्ली के अभिनय को जब हम देखते हैं तो हम अपना स्वरूप उसके अंदर देखने लगते हैं। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। मतलब चार्ली के अंदर जो है वो सब बनने की क्षमता है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर चार्ली समा जाता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि भारत में हम देखते हैं कि लोग जो हैं कभी भी अपने ऊपर जल्दी से नहीं हंसते हैं, क्योंकि अपने ऊपर हंसना या अपने ऊपर लोगों को हंसाना यहाँ पर मतलब लोग गलत मानते हैं। केवल एक होली का त्यौहार ऐसा है जिसमें लोग स्वयं के ऊपर हंसते हैं, कभी भांग खा लेंगे या स्वयं के ऊपर रंग लगाएंगे, ऐसा हमको देखने के लिए होली के त्यौहार में मिल जाता है। और बाकी हम कहीं पर भी नहीं देखते कि भारत में ऐसी कोई परंपरा है कि लोग स्वयं के ऊपर हंसते हों या स्वयं को जानते बूझते मतलब लोगों की हंसी का पात्र बना दें, लोग हमारे ऊपर हंसे, हम जानबूझ के ऐसा कुछ अपने आप को बना दें। तो लेखक बताना चाहते हैं कि इस तरह की परंपरा भारत में नहीं है। और नगरीय लोग मतलब खास करके शहर के लोग जो होते हैं वो तो कभी भी अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। मतलब उनके अंदर तो जो गुरूर, थोड़ा अभिमान होता है, तो वो अभिमान के चलते मतलब कभी भी अपने ऊपर तो हंसने की कभी सोच ही नहीं सकते। नगर के लोग, गांव के लोग एक बार फिर भी अपने आप को थोड़ा सा हंसी का पात्र बना देंगे, परंतु नगर शहर के लोग जो होते हैं वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। लेखक चार्ली के बारे में बताते हैं कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त मतलब गर्व के नशे में चूर, घमंड के नशे में चूर पाता है, स्वयं को आत्मविश्वास से युक्त पाता है। मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास जिस समय कूट कूट कर भरा होता है। सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, मतलब जब उस सफलता की चरम सीमा पर होता है, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरों से ज़्यादा जब शक्तिशाली दिखाता है अपने आप को, और जब दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाता है, जब ये सारी परिस्थितियाँ जब होती हैं उसके साथ, तब वो अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा हंसता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है। रोमांस मतलब हम बच्चों कहेंगे प्रेम। मतलब जब ये सारी परिस्थितियाँ उसके अभिनय में होती हैं उस समय वो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा हंसता है। उसका प्रेम जो है पंक्चर मतलब फुस हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है। मतलब जब वो बहुत महान कार्य कर रहा होता है उस समय भी वो अपने आप को अपमानित करने में खुशी महसूस करता है। मतलब अपमानित, उसको उस समय भी उसकी कोई बेइज्जती कर दे तो वो हंसना जानता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। मतलब उसने जो कैरेक्टर निभाया, जो पात्र का रोल किया है, जो चरित्र उसने अपनी फिल्मों में निभाया है, वो बड़ा मजबूर पात्र दिखाता है अपने आप को, परंतु उसके बावजूद भी वो विजयी होता है, वो विजेता होता है, जीत जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पाठ का सारांश था। बच्चों आगे हम लोग इस पाठ में कुछ प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में, और शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।